Very good afternoon, dear students. I hope you all are very well and fine, and also taking care of your families as well in the difficult times. And we are discussing the chapter of resources and development of geography book from NCERT textbook. And in the last lecture, we have studied and we have discussed about resources planning. We have just started the topic resources planning. So in today's video lecture, we will further discuss on this resources planning and some another topics. बच्चों शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि टीम वीएमसी कुरुक्षेत्र और टीम वीएमसी हमेशा आपके साथ है आपकी हर प्रॉब्लम में। आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप हमसे चैट के थ्रू, मैसेज के थ्रू या वॉइस कॉल के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स आप फेस कर रहे हैं, कोई अनदर प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेंटली कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप हमेशा डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल आराम से। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। थोड़ा शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मैं रिवाइज़ करवाना चाहूँगा कि हमने लास्ट रिसोर्सेज प्लानिंग तक और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज स्टडी कर रहे थे और एजेंडा 21 स्टडी किया था, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। जो इसके क्वेश्चन है बच्चों वो एनटीएससी में आ सकते हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी, उससे कुछ एक रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको एनटीएससी क्लासेस में बताए भी जा रहे हैं। एंड चलिए नेक्स्ट करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हाउ आर द रिसोर्सेज प्लान्ड इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग से हम मतलब है जो हमने लास्ट में स्टडी किया था, थोड़ा सा टॉपिक यही था कि कुछ जगह हमारे इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर कोई रिसोर्स अवेलेबल है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई रिसोर्स अवेलेबल। एग्जांपल था लाइक इन राजस्थान विंड रिसोर्सेज अबंडेंट इन नेचर, सोलर रिसोर्सेज अबंडेंट इन नेचर। वहाँ पर बहुत सारे सोलर रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे कि सोलर सन अबंडेंट है वहाँ पे फॉर्म में, तो सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ। विंड बहुत अच्छी चलती है वहाँ पे डेजर्ट एरियाज़ में, तो विंड एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक दैट झारखंड में और बिहार में हमारे कोल रिजर्व्स, आयरन ऑर्स ये सब ईजिली अवेलेबल है। वहाँ पर बहुत सी कोल फील्ड्स हैं और आयरन और फील्ड्स हैं, आयरन ऑर्स हैं, आयरन कोल माइंस हैं और आयरन और माइंस हैं। सो अब हम इनको आइडेंटिफिकेशन कैसे करें बच्चों। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज आई एम जस्ट रीडिंग द टॉपिक of our NCERT textbook. I am reading the lines here. Resource planning is a complex process which involves first, एक तो रिसोर्स प्लानिंग कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड दिस includes or involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation measurement of resources। तो पहला पॉइंट ये आ जाता है कि हमें एक तो आइडेंटिफाई करना है, इन्वेंट्री उनका स्टॉक चेक करना है कि कितना स्टॉक अवेलेबल है वहाँ पर। अगर वहाँ पर कोई रिसोर्स हमें मिला है तो कितनी इन्वेंट्री यानी कि कितने स्टॉक में अवेलेबल है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है, डैट इज़ कॉल्ड एज द इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज एंड पूरे कंट्री के रीजन्स में। फिर उसके बाद सर्वे करना है, मैपिंग करनी है, यानी मैपिंग यानी कि चिन्हित करना होता है, निशान लगाना कि यहाँ यहाँ अवेलेबल है आपको रिसोर्स। फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वालिटी वाइज भी एस्टिमेट करना है, क्वांटिटी वाइज भी एस्टिमेट करना है कि अगर आपको मिला है तो वहाँ पर उसकी क्वालिटी कैसी है, उस रिसोर्स की गुड क्वालिटी का रिसोर्स है या फिर थोड़ा मीडियम क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है। ऐसा भी होता है कि कई जगह हमें बहुत अच्छी कोयला जो होता है बहुत अच्छा मिलता है और कुछ जगह पे मीडियम क्वालिटी का कोल मिलता है, उनकी क्वालिटी भी डिपेंड करता है। तो ऐसी जगह को भी हमने क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेट करना है। क्योंकि हमने एस्टिमेशन क्यों बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारे सामने पूरे रिसोर्सेज नहीं आए हैं, हमें एक थोड़ा सा पार्ट मिला होगा, उसी से हमने एस्टिमेशन लगाना है कि कितनी क्वालिटी टेक्निक्स के थ्रू लग जाता है, तो ये भी सेटअप करना पड़ेगा। एंड एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development। अब ये क्या चीज़ होती है बच्चों, एक हमें स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जिससे हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल जो हमारे स्किल्स हैं लेबर के, और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप्स करें वहाँ पर। जैसे आपने सुना होगा कि बोकारो रांची में कॉल इंस्टीट्यूट है, इंडियन कॉल इंस्टीट्यूट है। इंडिया में 2-3 ही हैं कॉल इंस्टीट्यूट्स जो वहीं पर लोकेटेड हैं, जहाँ पर ये कॉल फील्ड्स हैं। रांची में, रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड और वहीं पर ये कॉल फील्ड्स लोकेटेड है।
तो ऐसी जगह पे हम इंस्टीट्यूशन सेटअप करें, टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा वर्क करें कि वहाँ पर हम उनकी अप्रोक्स एक अच्छे से फाइनेंश प्लानिंग कर सकें कि कैसे हमें उनको अपने यूज़ में लेके आना है रिसोर्सेज को हमारे। एंड थर्ड इज़ द मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। फिर जो हमारे जो हमने रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाया है उसको हम अपने कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करें। यानी अगर हम 5 साल आगे की बात कर रहे हैं तो हम 5 साल में ये भी देखेंगे कि आगे हमें इस रिसोर्स की जरूरत कितनी और कब कब पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स को थोड़ा सा मैनेज करें अपने नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स को रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के साथ, राइट। Next is India has also made concerned efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5 year plan launched after independence। 5 ईयर प्लान बच्चों हमारी कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गए थे और इनमें हम अगले 5 साल के लिए हमारी जो गवर्नमेंट होती थी अगले 5 सालों के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर ही प्लान देयर विज़न, ही प्लान देयर डेवलपमेंट कि कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे, एक विज़न रखा जाता था और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो था कंट्री के लिए लोन्स वगैरह ये सब प्रोवाइड किया जाता था कि हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत अगले सालों में पड़ेगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करते थे 5 ईयर प्लान में। तो वहाँ पर भी रिसोर्सेज के लिए एक अलग से स्पेशल सेक्शन है कि वहाँ पर भी आपको रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे आप अगले आने वाले 5 सालों के लिए। और ये अभी भी चल रहा है 2016 टू 2021 का चल रहा है हमारा 5 ईयर प्लान। नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अब नेसेसरी कंडीशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। जिस जगह पे रिसोर्स अवेलेबल होगा वहाँ नेचुरल है कि रीजन की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी होगी, बट फिर भी कुछ एक ऐसे रीजंस भी हैं हमारी कंट्री में ही एक एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पर अबंडेंट फॉर्म में रिसोर्स होने के बाद भी डेवलपमेंट उतनी नहीं है जितनी वहाँ पर होनी चाहिए थी। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल इन द सम पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड उड़ीसा दे आर एनरिच्ड इन मिनरल्स ores and coal and iron fields, but there is still not such development on a very large scale in some parts of these states. But as we compare these states to the Delhi, our national capital, it has no such resource or no such minerals or no such coal fields, no such iron fields, no such oil fields, but it is far better developed than those areas which have high abundant resources। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ऐसा हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से हो, हमारी सेंट्रलाइजेशन एक स्कीम होती है उसकी वजह से हो कि वहीं पर सारे ऑफिस हैं तो वहीं पर सारी डेवलपमेंट भी है नेचुरल ज़्यादा होगी, बट रिसोर्सेज होने के बाद भी उन जगहों पर जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर वो पिछड़े हुए हैं। जैसे बिहार के कुछ एक पार्ट्स, झारखंड के कुछ एक पार्ट्स और उड़ीसा के कुछ एक पार्ट्स आ जाते हैं। यहाँ कुछ एक और भी स्टेट्स हो सकती हैं जहाँ पर ऐसा हो, जैसे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं बट वहाँ पर भी मोस्टली पार्ट्स में डेवलपमेंट नहीं है। तो ये एक मेन पॉइंट है कि रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए जो हमें प्रेरित करता है, जिससे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हाँ रिसोर्सेज की प्लानिंग एक एफिशिएंट और एक इफ़ेक्टिव वे में होनी चाहिए, जिससे हमें डेवलपमेंट जो है ऑल ओवर द कंट्री हमें ऑब्टेन हो या अचीव हो। अगर ऐसा होता बच्चों, अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत फेस आ रही है इस लॉकडाउन में कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं, यानी कि जो जो लेबर्स आते हैं अनदर स्टेट से, वो अपनी स्टेट्स को जा रहे हैं, यानी उनकी स्टेट्स में काम नहीं था तभी वो हमारी स्टेट्स में आए, या जहाँ पर फैक्ट्रीज थी वहाँ पर उनका जाना लगा रहा, और यहाँ जहाँ पर कुछ एक उनको डेवलपमेंट दिखी वहीं पर वो गए। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो कुछ एक पार्ट्स में ज़्यादा है और कुछ एक पार्ट्स में बहुत ही कम है। तो इसी के लिए बच्चों बनाया गया है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसी के लिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई एम जस्ट अगेन रीडिंग द लाइन्स ऑफ अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। देयर आर मैनी रीजन्स इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट these are included in economically backward regions। The important point is that these regions are still in the they are still considered in the economically backward regions, and on the contrary side there are some regions which are have a poor resource, they didn't have a water resource enough, like in the last year we heard about the Chennai, the lack in water resources। चेन्नई वहाँ पर सूखा पड़ गया था, पीने का पानी भी नहीं बचा था, बट वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, आईटी कंपनी का हब है चेन्नई भी। सो हैव अ पुअर रिसोर्स
but they are economically developed. So, can you name some resource? The NCERT asks us question. Can you name some resource rich but economically backward regions and some resource poor but economically developed regions? Give reasons for a situation. I have just given you the one example of both of these situations. You have to find the another ones, right, students? And give reasons for such a situation. You have also find the reasons behind this condition, why this condition happens. You also have to find the reasons behind this. Now, the one thing main that our NCERT book writes that the history of colonization means कि हमारे यहाँ पे पहले अगर हमने हिस्ट्री में पढ़ा हो कि कॉलोनीज होती थी, जैसे कुछ एक राजा महाराजाओं के पास ही कुछ एक हिस्सा होता था और वहाँ पर वो राज करते थे, या कुछ एक जमींदार या कुछ एक जागीरदार इस टाइप से होता था. एंड द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. फॉरेन इन्वेडर्स भी सिर्फ उन्हीं कॉलोनीज़ पे अटैक करते थे जहाँ पर उनको बिजनेस का मिलता था कि यहाँ पर हाँ बिजनेस पॉसिबल है, यहाँ पर इनके पास किसी के पास सोना होता था, किसी के पास आयरन की, किसी के पास कपड़ा था. तो ऐसे जगह पे ही फॉरेन इन्वेडर्स अटैक करते थे या वहाँ पर अपना कब्जा लेने की कोशिश करते थे, बिकॉज उनको पता था कि अगर ये चीज़ आ गई तो हमारे हाथ में इकनॉमी आ जाएगी. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंकर किया. अप्रॉक्स 56 कंट्रीज दे हैव रूल्ड. एंड जो भी कंट्रीज थी जो रिच इन रिसोर्सेज थी उनको वो रिसोर्सेज अपने कंट्री में ले गए और उन्होंने वहाँ पर एक अपना कब्जा सा जमाना शुरू कर दिया. लाइक इन प्रेजेंट टाइम्स आई एम नॉट, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट आज के टाइम में बच्चों चाइना भी कुछ ऐसे ही कर रहा है, कॉलोनाइजेशन सिस्टम को ही फॉलो कर रहा है कि जहाँ पर उसको रिसोर्सेज दिखते हैं और जो कंट्रीज़ इकोनॉमिकली पुअर हैं, बैकवर्ड हैं, उन पर वो अपना कॉलोनी बसाता है और वहाँ पर अपना एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग शुरू करते हैं. जस्ट लाइक दैट ब्रिटिशर्स हैड ऑल्सो डन द सेम थिंग इन द पास्ट. उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि जिस कंट्री के पास रिसोर्सेज थे बट उनके पास इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या यूँ कहें कि वो इतने अपना आर्मी वाइज भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तभी उन पर अटैक हुआ और उन्होंने अपना सरेंडर करके दूसरे हाथों में अपने देश को दे दिया कि वो वहाँ पर चला सकें. जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश पे 200 साल उन्होंने राज किया और यही वजह थी कि हमारे देश के पास तब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और जब हम स्ट्रॉन्ग बने तो हमने नेचुरली फाइट भी किया और हम आज भी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं. सो देयरफॉर सोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट. इससे पता चलता है कि रिसोर्सेज की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री की डेवलपमेंट में और हम लोगों की डेवलपमेंट में. अगर रिसोर्सेज होंगे तो हम सब जगह जीत सकते हैं. हम जैसा कि कल भी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, यानी हमें जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा. और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम नेचुरली आवर कंट्री विल बिकम अ लीडर इन द होल वर्ल्ड. And therefore resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. Like कि उनके पास अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और एक इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए जो रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें, जो उनकी देख रेख कर सकें. India has experienced all this in different phases of colonization. इंडिया ने ये फेस भी किए हैं, ये सभी चेंजेस एक्सपीरियंस भी किया है. जब कॉलोनाइजेशन हुई थी पहले सबसे पहले फ्रेंच इन्वेडर्स ने फ्रेंच कॉलोनीज थोड़ी बनी, फिर ब्रिटिश कॉलोनीज, और कुछ एक तो जैसे गोवा, आपको पता हो कि गोवा जो था बाद में जो इंडिपेंडेंट हुआ उस बाद में भी फ्रेंच और पुर्तगालीज़ के पास रहा. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not involve the availability of resources but also the technology. टेक्नोलॉजी का भी इंडिया में रिसोर्सेज डेवलपमेंट में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है. विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट डेवलप आवर रिसोर्सेज वेरी इफेक्टिवली एंड efficiently. And quality of human resource and the historical experiences of the people. Yes, that is also an important and valid point कि अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स
जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करने आने चाहिए हमें, तभी हम अपने रिसोर्सेज का, आप यूँ कहें कि एक प्रॉपर इफेक्ट यूटिलाइजेशन ले पाएंगे अपने, जो हमारे कंट्री के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगर, या किसी भी कंट्री, या पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया के पास ही चलेंगे आप कह सकते हैं। पर आप प्रैक्टिकली बात करें तो जिस कंट्री के पास रिसोर्स, जैसे अब अफ्रीकन कंट्रीज़ में आई थिंक आपको पता भी होगा कि गोल्ड माइंस काफ़ी हैं, बट वहाँ पर कॉफ़ी का वहाँ पे अच्छी प्लांटेशन है अफ्रीकन, सम अफ्रीकन कंट्रीज़ में, बट वो उतना इफेक्टिवली वहाँ पर अपने लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, या कहीं लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, साक्षरता नहीं है, तो वहाँ पर वो इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं, और उनकी जो लाइवलीहुड कंडीशंस हैं वो आज भी वर्स्ट होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़। लाइक आपने एक, आपको मैं इसके बात पे एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंट्री थी, आपने काफ़ी सुना होगा, वेनेजुएला, अमेरिका के बिल्कुल पास है, अमेरिका की नेबर कंट्री है वेनेजुएला, और वहाँ पर ऑयल फील्ड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं। दे हैव अ वेरी अबंडेंट सोर्स ऑफ ऑयल फील्ड, बट स्टिल दे हैव लूजन देयर इकोनॉमी, और इसके पीछे रीज़न यही थे कि वो इफेक्टिवली अपने मैनेज नहीं कर पाए रिसोर्सेज को, और उनको ये सब झेलना पड़ा, या यूँ कहें कि वहाँ पर कुछ एक पॉलिटिकल रीजंस भी थे, या जो भी थे, कि वहाँ पर ऐसा इफेक्टिवली फिर भी वो अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये एक एग्जांपल आप केस स्टडी कर सकते हैं वेनेजुएला वाली, इस टॉपिक से रिलेटेड कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। नाउ कंजर्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, यह वही हमें पता चल चुका है कि रिसोर्सेज कितने ज़रूरी हैं हमारे किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए। बट irrational कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, irrational कंजप्शन मीन्स कि जितनी हमें ज़रूरत नहीं है हम उससे ज़्यादा का ही यूज़ कर रहे हैं, या हमारे पास है कम और हम उसको चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी यूज़ कर लें। एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और बढ़कर अपनी ज़रूरत से भी बढ़कर हम यूज़ करें, मे लीड टू द सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो होंगी होंगी, कि हमारा सोशल कल्चर, जो इकोनॉमिक कल्चर है वो बिगड़ जाएगा, कि हमने अभी यूज़ कर लिया तो हो सकता है कि आगे वो लैक हो जाए और उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। नेचुरल सी बात है कि जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उसका हमें इफेक्टिव रेट मिलेगा, बट अगर सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा हो गई तो वो उस चीज़ का इकोनॉमिक पे अफेक्ट, इकोनॉमिकल वो महंगी हो जाएगी, और हमें जो हमारे कंट्री की डेवलपमेंट है वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। तो ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, अब इन सब प्रॉब्लम्स के, और एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जिसका मैं आपको बताना भूल गया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। आपको पता ही है कि जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं कितना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। And to overcome these problems, resource conservation at various levels is very important, and this had been the main concern for the leaders and thinkers in the past also। ये बात शुरू से ही लीडर्स के भी मन में आती रहती थी। जैसे एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स। वो रिसोर्स कंजर्वेशन के प्रति बहुत ही सजग थे, या यूँ कहें कि उनको बहुत ख्याल था इस चीज़ का कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व हमें करना चाहिए, और वो अपनी बात को इस वे में रखते थे, इन दीज वर्ड्स, देर इज़ इनफ फॉर एवरी बॉडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज़ ग्रीड। यस, हमारी ज़रूरतों के लिए हमारे पास काफ़ी है, बट हमारे लालच के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज़ ग्रीड, हमारे हमारे ज़रूरत के लिए बहुत है बट किसी की लालच के लिए नहीं है। एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज़ ग्रीड, he placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। देखो बच्चों, गांधी जी ने 1940s में या 50s में, मैं नहीं जानता कि, मुझे सॉरी नहीं पता कि ये बात उन्होंने कब कही, बट उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो हमारी लालच है, ये हमारी सेल्फ इंडिविजुअल सेल्फिशनेस है, कुछ एक इंडिविजुअल्स की, या यूँ कहीं कुछ एक कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, और एक्सप्लोटेटिव नेचर है रिसोर्सेज को यूज़ करने की, ओवर यूज़ करने की, ख़त्म करने की। एंड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लें, एक ही बार में यूज़ कर लें। दे डिफाइंड दिस एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डेप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। ये मेन कारण होगा कि सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे
कम से कम हो जाएंगे ग्लोबल लेवल पे भी। एंड ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतने ही लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि मास प्रोडक्शन कर दिया जाए। इससे इसके वो सख्त खिलाफ थे, वो अपने वर्ड्स में भी ऐसा बोलते रहते थे। नाउ next come to the next topic, that is the land resources, and there is a figure 1.3 in which we have shown the land they have shown the land according to the plains, mountains and plateaus. And according to the figure, 43% of total land of India is about plain, 27% is about plateaus, and 30% remaining 30% is covered by